बात उस समय की है जब लोगों के पास ज्यादा साधन नहीं हुआ करते थे। न ज्यादा मोटर गाड़ियां थीं, न ही नए तकनीक वाले मोबाइल फोन। आपस में बातचीत करने के लिए लोग पत्र लिखा करते थे। खेतों में बैलों से जुताई होती थी। गांव की महिलाएं कुएं से पानी भरकर लाया करती थीं। बच्चों के लिए मनोरंजन का कोई विशेष साधन नहीं था। कभी कभी बाहर से कुछ लोग आते थे जो प्रोजेक्टर लगाकर फिल्म या कोई कार्यक्रम दिखाते थे। तब पूरे गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होकर उसे देखा करते थे। फिर भी सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। शाम को सभी एक जगह चबूतरे या चौपाल पर बैठते और बातें करते। बूढ़े लोग खेत खलिहान की चर्चा करते और बच्चे किसी न किसी बड़े को पकड़कर कहानी सुनने की जिद करते। यह किस्सा है मध्य प्रदेश के सिरोंज गांव का। वहाँ मिट्टी के घर होते थे, टेढ़ी मेढ़ी गलियां थीं। जुलाई का महीना था, कभी भी बारिश हो जाती थी। फिर भी सबकी दिनचर्या वैसी की वैसी रहती थी। बस रात को उनकी चौपाल जरूर लगती थी। सब लोग खुश रहते थे। एक दिन की बात है, गांव में दिन में कुछ बाहर के लोग आए जिन्होंने प्रोजेक्टर पर फिल्म चलाई। बच्चों और बुजुर्गों ने अपने सारे काम छोड़ दिए और फिल्म देखने पहुंच गए। और फिर शाम को रोज की तरह चौपाल लगी। अरे यार, कितने दिनों बाद हमने फिल्म देखी, बहुत अच्छा लगा और कहानी भी दिल को छू गई। हाँ भाई, फिल्म तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हम तो सोच रहे थे कि अगर कोई डरावनी फिल्म देखने को मिल जाती तो और भी मजा आ जाता। अरे तोताराम, तुम्हें दिन में डरावनी पिक्चर देखने के बाद रात में नींद आ जाती क्या? हाँ हाँ, काहे नहीं। और वैसे भी भूत प्रेत कुछ नहीं होते भाई, सब दिमाग का खेल है। हम लोग ही खुद को डराते हैं। अरे ना तोताराम, भूत वूत होते हैं। अपने रामस्वरूप चाचा ने बताया था ना, गांव के बाहर जो जंगल वाला रास्ता है वहाँ कोई साया है। शिवराम भैया, क्यों सबको डराने में लगे हो? ये सब मन का भ्रम है, सच्चाई कुछ और होती है। नहीं तोताराम, ऐसे नहीं बोलते। लोग कहते हैं कि जो डरते नहीं हैं उनके पास ही वो जरूर आते हैं जिनका नाम हम लोग ले भी नहीं सकते। अरे सखा राम, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा? तोताराम कहाँ मानेगा? 5वीं पास है, उसे भूत वूत की बात क्या समझ आएगी? अरे भाइयों, ऐसी कोई बात नहीं है। वो राम स्वरूप काका तो कितना बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, ये तो सबको पता है। पर उन्होंने तो खुद साया देखा है। उस शाम जब उन्हें देर हो गई थी तो वो जंगल वाले रास्ते से जल्दी घर लौटने लगे। तभी उन्हें वहां कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसके बाद वो बहुत तेजी से गांव की ओर भागे थे। काका ने कहा था, अगर उस वक्त उन्होंने पीछे मुड़कर देख लिया होता तो शायद आज वो जिंदा भी नहीं होते। अरे भाइयों, छोड़ो ये सब बातें। कल मुझे शहर जाना है, अनाज बेचने। सुबह सुबह निकलना पड़ेगा। अभी तो मैं चलता हूँ। तोताराम की ये बात सुनकर बाकी सब लोग भी उठ खड़े हुए। चौपाल खत्म हो गई। सबने अपने अपने बिस्तर बाहर बिछाए, जैसे हर रोज करते थे। बरसात का मौसम था, लेकिन जब तक बारिश न हो लोग खुले आसमान के नीचे ही सोते थे। उनका मानना था कि बाहर सोने से घर के पास की गाय भैंसों और खेतों की हलचल का ध्यान रहता है। अगर कोई जानवर खोल जाए या कोई अनहोनी हो तो फौरन पता चल जाता है। अगले दिन तोताराम बाजार जाने के लिए जाने ही वाला था कि अरे सुनती हो, जरा मेरे लिए कुछ खाना भी पोटली में बांध देना। क्या पता लौटते वक्त देर हो जाए तो रास्ते में खा लूंगा। हाँ जी, बस लाई। लक्ष्मी खाना लेकर आती है और तोताराम को पकड़ा देती है। आप ठीक से जाइएगा। आजकल मौसम तो वैसे भी ठीक नहीं रहता, बारिश कभी भी हो जाती है। छाता रख लिया है ना? हाँ भाग्यवान, छाता रख लिया है। अब मैं चलता हूँ। तोताराम इतना कहकर निकल जाता है। वह दिन में बाजार में अनाज बेचता है। इधर गांव में कुछ लोग अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। महिलाएं कुएं से पानी भरकर लाती हैं। उधर जब तोताराम का सारा काम खत्म हो जाता है तो वह घर के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में बैलों के लिए चारा लेने में उसे देर हो जाती है। जब बैल चारा खा लेते हैं तब वह घर के लिए निकलता है
कि तभी रास्ते में बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। लगता है यह बारिश अब जल्दी नहीं थमेगी। मैं एक काम करता हूँ, बैलों को बांधे में बांध देता हूँ। कल सुबह इन्हें ले जाऊंगा। वैसे भी इनका तो पेट भर चुका है और मैं गांव के कच्चे रास्ते से निकल जाता हूँ। इतना कहकर वह बैलों को पास के ही बांधे में बांध देता है और खुद चला जाता है। वह गांव के कच्चे रास्ते से जंगलों के बीच से जा रहा होता है कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी बहुत गीली हो चुकी थी। पैर आगे पहुंच ही नहीं पा रहे थे, वे मिट्टी में धंसते जा रहे थे। अरे हाँ, पिछले साल ही तो प्रधान जी ने एक पक्का रास्ता बनवाया था। मैं उसी रास्ते से चला जाता हूँ। तोताराम पक्के रास्ते से गुजरने लगा। वह रास्ता भी जंगल से होकर गुजरता था। बारिश की वजह से चारों ओर अंधेरा छा गया था। रास्ते पर सिर्फ बारिश की आवाज और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। कुछ कीटों की किटकिट की आवाजें आ रही थीं, जो माहौल को और डरावना बना रही थीं। लेकिन गांव में ऐसा अक्सर होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। अब बारिश वाकई बहुत तेज हो चुकी थी। लगता है मुझे यहीं कहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि मैं शायद जंगल में भटक गया हूँ। एक तो मैं पहले कभी इस रास्ते से आया नहीं, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा। अब यहीं कहीं आसपास कुछ देखता हूँ। वह थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे एक घर दिखाई दिया। ये घर, ये कहाँ से आ गया? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मुझे तो बस रात काटनी है कहीं भी। सुबह होते ही बैलों को लेकर निकल जाऊंगा। बारिश अब बहुत तेज हो चुकी थी और बादल जोर जोर से गरज रहे थे। तोताराम वहां जाकर घर की ओट में खड़ा हो गया। तभी उसने देखा एक लड़की भीगते हुए उसी दिशा से आती हुई दिखाई दी। वो भी उस घर के नीचे आकर खड़ी हो गई। बहन जी, अरे आप तो पूरी तरह भीग गई हैं। अरे बोलिए मत, इस बारिश में तो निकलना ही ठीक नहीं रहा। बुरा हाल हो गया है मेरा। तो आप कहाँ जा रही थीं बहन जी? मेरा घर पास के गांव में है। शहर गई थी कुछ काम से, वहीं से लौट रही हूँ। वैसे भी औरतों के लिए रात में कहीं और जाना ठीक नहीं होता। समझदारी इसी में है कि जहाँ थोड़ी रोशनी और छत मिल जाए वहीं रुक जाया जाए। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि इस घनघोर बारिश में अकेले इस टूटी झोपड़ी में खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आप आ गईं। दोनों अंधेरे में खड़े होकर बातें कर ही रहे थे कि तभी आसमान में तेज बिजली चमकी और गड़गड़ाहट के साथ एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कोई आवाज सुनी आपने? क्या आपने भी सुना? मुझे लगा कि यह मेरे मन का वहम है। नहीं, यह वहम नहीं है। अच्छे से सुनिए, जैसे कोई लड़की हो। कोई लड़की शायद खेलते हुए इधर आ गई होगी। बारिश के कारण लौट नहीं पा रही है। हाँ बिल्कुल, जैसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है बताइए? तोताराम कुछ पल चुपचाप खड़ा होकर ध्यान से सुनने लगा। बारिश की तेज बूंदों को चीरती हुई अब वह लड़की की आवाज और भी साफ सुनाई देने लगी थी, इतनी कि अब उसमें कोई भ्रम नहीं रहा।
एक बार जाकर देखते हैं, कहीं बच्ची खतरे में तो नहीं। हो सकता है कि कोई मुसीबत में हो, लेकिन ऐसे वक्त में कोई कविता नहीं गाता, और फिर वो भी उस सिहरन भरी आवाज में। मुझे ये सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा। ऐसी आवाज में कविता नहीं गाई जाती। उसमें कुछ तो अजीब है, कुछ ऐसा जो मन को विचलित कर देता है। चलिए ना, चलकर देख लेते हैं। हो सकता है वो लड़की बांस के झाड़ में फंस गई हो। बारिश अब थम सी गई है, लेकिन उस आवाज में कुछ तो अजीब है। फिर भी अगर कोई मुसीबत में है तो उसे यूं अकेला छोड़ना ठीक नहीं। मगर इस अंधेरे में कोई खतरा हो गया तो? अरे क्या होगा, जाकर ही देखते हैं ना। उस टूटी फूटी झोपड़ी के ठीक सामने घना जंगल फैला हुआ था। जंगल के भीतर ऐसा अंधकार पसरा था मानो रात ने खुद को वहां छुपा रखा हो। देखिए, उधर से आ रही है ये आवाज। दोनों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। बारिश की बूंदें अब तेज धार वाले चाकुओं सी चुभ रही थीं। पास के जंगल का अंधकार इतना घना था कि आंखें कुछ ही कदम आगे देख पाने में असमर्थ थीं। हर ओर नमी, सन्नाटा और पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी। अचानक आकाश में एक बिजली चमकी, जिसने पल भर के लिए अंधकार को चीर दिया। उस क्षणिक उजाले में एक दृश्य उभरा, ऐसा दृश्य जो सांसें थमा देने वाला था। पेड़ों के बीच बिल्कुल स्थिर एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसके बाल बारिश में भीगकर हवा में लहरा रहे थे। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस एक शून्य में टिकी निगाहें। वो हिली भी नहीं, जैसे समय उसी पल ठहर गया हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जाकर देखिए वो कौन है। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ नहीं आना चाहिए। चलो वापस चलते हैं। लेकिन इतना कहकर जैसे ही तोताराम पीछे मुड़ने को हुआ, वह लड़की अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। उसका रूप भयावह था। भीगे बाल, सफेद आंखें और सिहरन पैदा कर देने वाला चेहरा। और फिर उसने एक अजीब बेसुरी धुन में गीत गाना शुरू किया, जो सीधा आत्मा को चीरता चला गया। तोताराम ने जैसे ही उस लड़की को उस भयानक रूप में देखा, उसकी रूह तक कांप गई। डर के मारे उसकी चीख भी गले में अटक गई। वो पलटा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन न जाने क्यों उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। शायद डर की वजह से या फिर उस रात की कंपा देने वाली ठंड की वजह से उसने पूरी ताकत से खुद को खींचा और जैसे तैसे दौड़ना शुरू किया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वो जानता था अगर एक बार भी पलटा तो शायद वापस कभी घर ना पहुंच सके। कोई छाया पास बुलाए, पायल सी धुन सुनाई, पर कोई न वहाँ दिखाई। पेड़ों के नीचे छुपके कोई हंसता जाए। कुछ दूर तक वो लड़की भी उसका पीछा करती रही। उसकी आवाज, वो रहस्यमयी गीत अब भी हवा में तैर रही थी। मगर जैसे ही गांव का मंदिर आया, लड़की अचानक वहीं रुक गई। तोताराम जैसे तैसे हाँफता कांपता घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही लक्ष्मी उसकी हालत देख सिहर गई। तोताराम ने कांपती आवाज में पूरी बात उसे बता दी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो। आप ही ना किसी की बातों का विश्वास नहीं करते थे। नहीं लक्ष्मी, वहाँ कुछ तो है। या तो कल मैंने जो बातें सुनी वो मेरे दिल में घर कर गई थी, या फिर वाकई में वहाँ कुछ साया है। मैं ये बारिश की रात कभी नहीं भूल पाऊंगा। अगले दिन जब तोताराम ने सबको अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया, तो सबको यकीन हो गया कि वहाँ सच में कुछ साया है। उसके बाद कोई भी उस रास्ते से कभी नहीं गया। धीरे धीरे सब लोग फिर से पहले की तरह हो गए, पर तोताराम के दिल से वो बारिश की रात कभी गई ही नहीं।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। आपको किस तरह की कहानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। क्या आप हमारी इस कहानी को एक लाइक भी नहीं दे सकते?